हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 12 एचएससी बोर्ड 27 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक जो आपके मैथ्स 1 का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बेसिक्स के साथ कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एकदम सिंपल वे में मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो वेटेज है ना बोर्ड में, ये है कुछ 8 मार्क्स का। मतलब अगर आप ये चैप्टर कर लिए तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके हाथ में पूरे 8 मार्क्स। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक से पहले चैप्टर में कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं। 1.1 में कुछ ये कंटेंट है जो आज हम लोग खत्म करेंगे। ये आपके पूरे चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 एक एक वीडियो में एक एक एक्सरसाइज करेंगे और एक वीडियो में पूरा मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, ध्यान देना। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 1.1। अब 1.1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है कोई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बोलेंगे हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं भाई, कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट है जो हमको यूज होने वाले इधर पे। तो सेंटेंस क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको पढ़ने के बाद कुछ मीनिंग बने। जैसे एग्जांपल के लिए एक इजी सा एग्जांपल लेता हूं मैं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा है यहाँ पे? राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मिले हैं, उसके बाद इसको रीड करने के बाद कुछ मीनिंग बन रहा है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। राहुल को बोल दो बेटा जाके पढ़ाई कर ले। ठीक है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ मीनिंग बन रहा है, तो इसे हम सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कोई पूछेगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ बता रहे होते हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। हम लोग क्लास 12th में, तो ये हम लोग कुछ चीजें जो बताते हैं उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अरे देखो ना, यहाँ पे मैंने पीछे एक एग्जाम्पल दिया, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, ये भी तो मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम वीडियो देख रहे हो, ये भी मैं तुमको बता रहा हूँ। तो ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या तो फिर कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। मतलब रिक्वेस्ट मतलब प्लीज गिव मी अ पेंसिल, रिक्वेस्ट करते हो ना प्लीज। और कमांड क्या? स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट ऑफ द क्लास। ये सब तो सुने होगे ना स्कूल में। तो ये क्या होता है? एक इंपरेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग को ये डिटेल में एकदम नहीं जानना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन चैप्टर का उसके अंदर इसका थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सवाल करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब सवाल करना, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू स्टडीइंग। तो ये सब क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है, तुमको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, है ना। हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। ये सब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बताना बहुत आसान होता है, जिसके अंदर तुमको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा। तो क्या तुमको समझ में आया सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। ये 4 होते हैं। क्या चारों का मीनिंग समझ में आया? असर्टिव मतलब कुछ बताना, और इंपरेटिव मतलब रिक्वेस्ट या फिर कमांड देना, और उसके इंटरोगेटिव मतलब सवाल करना, और उसके बाद बचा हमला अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका मतलब क्या होता है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, मतलब तुम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे शुरू करते हैं, स्टेटमेंट। अब इस पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर अपना। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? अब ध्यान देना, स्टेटमेंट उसी सेंटेंस को बोला जाता है जो असर्टिव होता है। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट उसी सेंटेंस को बोला जाता है जो कि असर्टिव होता है। तो क्या तुमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े? अगर कोई सेंटेंस असर्टिव हुआ तो वो स्टेटमेंट है। अभी क्वेश्चन करोगे तो तुमको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा।
अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव है तो वो स्टेटमेंट नहीं है, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है, और अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये स्टेटमेंट है? तो तुम लोग का जवाब आ गया होगा मेरे हिसाब से, बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। अब बताना, 2 + 3 = 5, क्या ये स्टेटमेंट है? सोच के बताना। हाँ ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ बता रहे कि 2 + 3 करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो मुझे क्या सेंटेंस और स्टेटमेंट के बारे में समझ में आया? क्या तुमको स्टेटमेंट समझ में आया? अब स्टेटमेंट ना या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, स्टेटमेंट या तो सच होता है या तो झूठ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दूं 7 + 9 = 25। अब तुम लोग मुझसे बोलोगे भाई आपको मैथ्स नहीं आता क्या? 7 + 9 = 25 कैसे होता है? 7 + 9 = 25 नहीं होता है, मालूम है मुझे भी। अब यहाँ पे देखो 2 + 3 क्या 5 होता है? अब ये होता है, हाँ सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू है। और देखो क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है 7 + 9 = 25 होता है, क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ है, स्टेटमेंट तो है, लेकिन 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 ये फॉल्स है। तो हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है, तो ट्रू होगा तो उसके लिए हम लोग टी यूज करेंगे, और अगर फॉल्स होगा तो उसके लिए हम लोग एफ यूज करेंगे। हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, समझ में आया? अब से हम लोग स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे कुछ अल्फाबेट से। ऐसा नहीं लिखते, लिखते स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय। स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से, जैसे कि P, Q, R, S। मोस्टली हम लोग ये 4 लेटर का यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। कोई भी स्टेटमेंट को, मतलब जैसे ये स्टेटमेंट है, हाँ 2 + 3 = 5, ये पूरे स्टेटमेंट को हम लोग एक नाम दे देंगे जो ऐसे है, क्या है? P, कुछ भी दे सकते हो। फिर ये स्टेटमेंट को हम लोग अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, जैसे कि Q, फिर R, ऐसे ही S। तो पूरे स्टेटमेंट को नहीं लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, Q लिखेंगे, R लिखेंगे, S लिखेंगे। ये चैप्टर के एक्सरसाइज जब करोगे तो तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्या स्टेटमेंट वाला पार्ट कंप्लीट है? क्या समझ में आया? स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को। स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा दो होगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अब इधर पे ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओपन सेंटेंस क्या होता है? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। ये किसी किसी के लिए ट्रू भी हो जाते हैं और किसी किसी के लिए फॉल्स भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख दूं x + 4 = 5। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये स्टेटमेंट है? तो तुम लोग पहले सोचोगे ये सेंटेंस है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस तो है। अब अगर मैं x की जगह देखना, x की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 + 4 क्या ये 5 होता है? हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, ये सेंटेंस 1 के लिए ट्रू है। अगर कोई होशियार, कोई अच्छा बच्चा आके बोलेगा कि भाई 1 क्यों पुट किए हो, एक काम करो इसकी जगह 2 पुट करके बताओ, क्या 5 आएगा? तो मैं बोला 2 + 4, नहीं ये तो 5 नहीं आएगा, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो 5 आएगा ही नहीं। तो हम लोग बोले ये तो फॉल्स है। ये देखो, ये x की वैल्यू जब मैं 1 रखा तो मेरा आंसर ट्रू आ रहा है, जब 2 रखा तो मेरा आंसर फॉल्स आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, या तो वो ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, किसी के लिए ट्रू है किसी के लिए फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। तुम्हारे को ओपन सेंटेंस मोस्टली जो दिखेंगे वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही दिखेंगे। ठीक है, हर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ओपन सेंटेंस है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे भी दिखेगा तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था ये एक ओपन सेंटेंस है, ये मैंने बता दिया। अब जब तुम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन वो स्टेटमेंट है, वो मैं तुमको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस याद रखो, ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होती, किसी के लिए ट्रू किसी के लिए फॉल्स। चलो आगे चलते हैं। अब स्टेटमेंट जो है ना, जो तुम्हारा स्टेटमेंट होता है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है,
अब तुम मेरे से पूछोगे, तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको तुमको थोड़ा बहुत समझना है। जो मेन एक्सरसाइज का पहला पार्ट था वो तुम सीख चुके हो, स्टेटमेंट। अब जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तुमसे कोई पूछेगा सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसे स्टेटमेंट जिसको फर्दर और सेंटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना पहले, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे मैं बोला 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि ये पूरा सिर्फ एक ही सेंटेंस है, एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिंपल। इसको और ब्रेक करके दो स्टेटमेंट नहीं बना सकते। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से बनते हैं। क्या बोला मैंने, कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमको चाहिए तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं 3 इज अ प्राइम नंबर, क्या लिखा मैंने, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। कहां ध्यान है, यहां ध्यान दो। चलो क्या बोला मैंने, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। क्या तुमको इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हाँ भाई दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखो ये है पहला, कौन सा है, तो बोलेंगे 3 इज अ प्राइम नंबर, ये पहला स्टेटमेंट है। और ये जो लिखा है 4 इज एन इवन नंबर, ये दूसरा स्टेटमेंट है, आया ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। अब ये दो स्टेटमेंट जो थे उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एंड। कौन कर रहा है, एंड। इस एंड को हम लोग अभी आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर के सबसे मेन पार्ट पे जा रहे हैं, जो पूरे चैप्टर में तुमको यूज होने वाला है ना, जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है, अपना माइंड एकदम खोल लो, एकदम ध्यान देना। लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने होते हैं, 5। कितने कनेक्टिव्स होते हैं टोटल, 5। पहला है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन। कितने होते हैं, 5। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन और नेगेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग का है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो होता है तुम्हारा, इसको पहचानेंगे कैसे, तो तुमको स्टेटमेंट में एंड दिख जाएगा, ध्यान देना, एंड दिख जाएगा, ऑल्दो दिख जाएगा, बट दिख जाएगा, वाइल दिख जाएगा, या तो फिर तुमको लास्ट जो दिखेगा वो है येट। अगर तुमको इसमें से कोई भी वर्ड दिख गया तो वो समझ जाना वो क्या है, कंजंक्शन। जो तुमको सबसे ज्यादा दिखने वाला है ना वो ये है एंड, और दूसरा जो है वो बट। ठीक है, हमारे मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे वाइल येट इसका यूज हुआ है। अब एक और चीज भाई, ये जो कंजंक्शन होता है ना, इसका एक सिंबल होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय ये वाले सिंबल से। ये कंजंक्शन का सिंबल होता है, क्योंकि आगे जाके हम लोग जो सिंबॉलिक फॉर्म यूज करने वाले हैं उसमें इसका सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया हम लोग के पास दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है, मान लेते हैं पी, मैंने बताया था ना स्टेटमेंट को हम लोग अल्फाबेट का यूज करके लिखेंगे, पी क्यू आर एस। एक स्टेटमेंट था मेरे पास पी, दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास जो था वो क्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वो टेबल पे आएंगे, तुमको और अच्छे से समझेगा। मैं बोला एक क्वेश्चन लेता हूं, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है नहीं है वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोलेगा, इस स्टेटमेंट को, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको सिंबॉलिकली लिख के दिखाओ। मैंने तुमको बोला था स्टेटमेंट को हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें पी क्यू आर एस का यूज करेंगे। तो अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो देखो यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट है और दूसरा ये वाला स्टेटमेंट है। ये जो एंड है इसको हम लोग थोड़ी देर पहले कुछ नाम दिए थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है, सोचो। हाँ, लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का नाम क्या था, कंजंक्शन, याद है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तो एक अल्फाबेट का यूज करते हैं। इसको मैं बोल दूंगा P, इसको मैं बोल दूंगा Q, और बीच में एंड है। एंड का कनेक्टिव का सिंबल क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ इस तरह होता है।
तो ये हो गया है ना ऐसा सिंबल। तो P एंड Q इस गिवन क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ये जो P है, क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये ट्रू है? क्या 3 प्राइम नंबर होता है? हाँ प्राइम नंबर होता है, सही बात है। क्या ये जो Q लिखा हुआ है क्या 4 ऑड नंबर होता है? नहीं, गलत बात है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। अब ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई। जो मेरा पी क्यू है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी पीछे देखा है पी एंड क्यू, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ऐसा हो सकता है भाई कि मेरा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए, पहला ही फॉल्स हो जाए और दूसरा ट्रू हो जाए, या तो फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। हो सकते क्या ये चारों कॉम्बिनेशन? अब मुझे कैसे पता चला 4 ही कॉम्बिनेशन होंगे? स्टेटमेंट कितने बेटा? 2 स्टेटमेंट है। जब भी तेरे को कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2:n। क्या होता है फॉर्मूला? 2:n। देखो क्या होता है 2:n। और ये जो n होता है ना, ये जो n होता है ये क्या होता है? बताता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। इसका मतलब अगर तुम्हारा n क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब 2 स्टेटमेंट है अगर, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर तुम्हारा पावर क्या हो गया, मतलब n क्या हो गया? n क्या हो गया? 3। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8। मतलब 8 कॉम्बिनेशन ट्रू फॉल्स के बनेंगे। अभी जो मैंने तुमको टेबल दिखाया था उसमें कितने ट्रू स्टेटमेंट थे? 2 थे, इसीलिए कितने कॉम्बिनेशन बने? 4 कॉम्बिनेशन बने। अब देख, जब भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, यहाँ पे हम लोग जब इसको कंबाइन करके एक आंसर लिखेंगे, मतलब P एंड Q जब मैं लिखने जाऊंगा तो बीच में देखो कौन बैठा है? एंड। अब एंड का ना सीधा साधा रूल है। एंड बोलता है अगर जो मेरे आजू बाजू 2 स्टेटमेंट है अगर दोनों ट्रू हुए, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो मेरा आंसर क्या कर दो? ट्रू कर दो। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो मेरा आंसर क्या कर दो? ट्रू कर दो। फिर से, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो मेरा आंसर ट्रू है। क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्या ट्रू है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, फॉल्स। क्या दोनों ट्रू है? नहीं, फॉल्स। क्या दोनों ट्रू है? नहीं, फॉल्स। तो भाई एंड का सीधा साधा रूल है। क्या रूल है? दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू। क्या याद रहेगा एंड के लिए? एंड का जब भी ट्रूथ वैल्यू पूछेगा तो याद रखना अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, ठीक है। अब चलते हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे जो कि है अपना डिसजंक्शन। भाई डिसजंक्शन को पहचानना एकदम इजी है। क्या दिखेगा तुमको? और 2 स्टेटमेंट के बीच में क्या दिख जाएगा? और। उसके बाद हम लोग फिर से मान लेते हैं इसको डिनोट किससे किया जाता है? भाई इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, भाई एंड ऐसा था ना, इसी का उल्टा है, वी की तरह दिखेगा सिंबल, ठीक है। ये किसका सिंबल है? हम लोग का डिसजंक्शन का। फिर से सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग। मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q और 2 स्टेटमेंट के बीच में मुझे कुछ ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। मैंने सिंबॉलिक फॉर्म अभी पीछे दिखाया था, बार बार जब तुम क्वेश्चन करोगे तो ये समझ जाओगे। अब भाई मुझे बताओ यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है? तो बोलेंगे भाई 2। 2 स्टेटमेंट तो कितने ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन सा? ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, सॉरी फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। अब भाई मैं कैसे याद रखूं? ऐसे लिखना है, मुझे भी तो पता रहना चाहिए ऐसे लिखना है। तो देख इसको याद करने का ना एकदम सिंपल सा तरीका है। मैंने बोला था जब 2 स्टेटमेंट होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हाँ या ना? 4 का आधा कितना होता है? तो बोले भाई 2। तो देख इधर पे, अब अगर तू यहाँ पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ कॉम्बिनेशन जब तू लिखेगा कैसे लिखेगा देख, वापस से वही बनेगा। 4 का आधा कितना बोला था तूने? 2। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब 2 का आधा बता देना तो बोलेंगे भाई 1 ट्रू 1 फॉल्स। 2 का आधा 1 होता है ना, 1 ट्रू 1 फॉल्स। क्या ये और ये दोनों देख सेम दिख रहा है? 4 कॉम्बिनेशन जो है, हाँ। तो हमेशा ऐसी याद रख, जब भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो तुझे क्या करने का है? 4 का आधा कितना होता है भाई? 2। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 ट्रू 1 फॉल्स। वैसे 8 वाले का भी जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पहला वाला 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। 4 का आधा कितना होता है? 2। 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स।
और उसके बाद 2 का आधा कितना होता है 1, तो एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये जब मैं तुमको ट्रुथ टेबल पढ़ाऊंगा ना तब तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखो ये टेबल तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो। एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू दिख गए तो ट्रू लिख दूंगा वरना फॉल्स लिख दूंगा। चल इधर ध्यान दे, और का सिंपल सा रूल है, एक भी ट्रू मिला ना तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू होगा। क्या एक भी ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स। तो इसका रूल क्या है भाई, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। क्या ये भी याद रहेगा, इसको और एक और तरीके से याद कर सकते हो, अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स वरना ट्रू। मैं जो बता रहा हूँ वैसे याद रख लो, एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, चलो अगले कनेक्टिव्स पे चलते हैं। जो हम लोग का अगला कनेक्टिव्स है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसका अगला नाम क्या है, कंडीशनल। क्या नाम है, कंडीशनल। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग एंड को कंजंक्शन को पहचानने के लिए एंड, डिसजंक्शन को पहचानने के लिए और, वैसे ही इम्प्लीकेशन को कैसे पहचानेंगे, हम लोग को स्टेटमेंट में इफ देन दिखेगा। क्या दिखेगा, इफ और देन दिखेगा। क्या दिखेगा, इफ और देन। बोलते जाओ क्या दिखेगा बेटा, इफ और देन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देख भाई इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये एरो वाला सिंबल होता है। ठीक है, एरो वाला सिंबल होता है। इसमें भी दो स्टेटमेंट ले लेते हैं, पी क्यू, तो इस बार क्या दिखेगा, पी एरो क्यू। पीछे क्या था, पी एंड क्यू, पी और क्यू। फिर से भाई दो स्टेटमेंट तो चार कॉम्बिनेशन। अब चार कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, तुझे तो याद हो गया होगा भाई, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू, एक मिनट, एक ट्रू एक फॉल्स। अब ना पी एरो क्यू में जब भी, मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू बोलो, पी कंडीशनल क्यू बोलो, जैसा बोलना है तुम वैसा बोल सकते हो। इस कनेक्टिव का रूल क्या है ना, कि अगर भाई पहले जो लिखा है ना, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू और फिर फॉल्स आया तो मेरा आंसर फॉल्स होगा। क्या, अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, वरना हर जगह पे इसका आंसर क्या होता है, ट्रू। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। इसकी सिर्फ एक से दुश्मनी है, वो कौन है भाई, अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स। तो मेरा आंसर इसका याद रखना बेटा ये वाला है। ठीक है, ये एकदम इजी वाला है। इसका क्या रूल था भाई, एक मिनट, पहले ट्रू फिर फॉल्स दिखा अगर, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, फॉल्स। ठीक है, वरना हर जगह पे क्या लिख दूंगा, ट्रू। अब डबल इंप्लीकेशन का दूसरा नाम होता है बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बाय कंडीशनल। इसको डिनोट किससे किया जाता है, बाय कंडीशनल को एक एरो से डिनोट कर रहे थे, इसको डिनोटेड बाय, ऐसे दो एरो से अपन इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, सेम इसका भी टेबल है भाई। इसका टेबल क्या है, पी क्यू, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी डबल एरो क्यू। ठीक है, चल स्टार्ट करते। फिर से दो स्टेटमेंट तो चार कॉम्बिनेशन, डबल, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब देख इसका रूल एकदम इजी है, अगर दोनों कॉम्बिनेशन सेम हुए, दोनों ट्रू हुए या दोनों फॉल्स हुए, दोनों सेम रहना चाहिए, सेम रहा तो ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू। क्या दोनों सेम है, नहीं, इसलिए फॉल्स लिखा। क्या दोनों सेम है, नहीं तो फॉल्स। क्या दोनों सेम है, हाँ, तो क्या लिख दूंगा, ट्रू। तो और बाय कंडीशनल का रूल और भी इजी है, क्या, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या इतना कनेक्ट समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दोनों सेम तो ट्रू। ये सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आगे तुमको इसका यूज आए तो तुम कर पाओ। अब देख लास्ट कनेक्टिव अपना आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेशन। क्या बोलते हैं, नेगेशन। भाई इसको कैसे पहचानेंगे, देखो स्टेटमेंट में नॉट दिखेगा, नेवर दिखेगा। ठीक है, और क्या दिख सकता है, फिलहाल तो इतना याद रखो अभी के लिए, और कहीं पे कुछ दिखेगा, नेदर भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, नो नेवर। एक और लिख लो यहाँ पे,
कहीं पे तुमको नेदर दिखा तो तुम इस कनेक्टिव का यूज करने वाले हो। अब इसमें ना एक ही स्टेटमेंट होता है। कितने स्टेटमेंट होते हैं? एक ही स्टेटमेंट दिखेगा तुमको मोस्टली। एक ही स्टेटमेंट मतलब ऐसा नहीं, हम लोग यूज करेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई? इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे? कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये पी है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? नेगेशन पी होगा, ठीक है। इसका काम ना एकदम उल्टा है, मतलब अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू है तो ये उसको क्या कर देगा? फॉल्स। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये उसको क्या कर देगा? ट्रू। तो नेगेशन का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारे ट्रू को फॉल्स कर देगा, सच को झूठ बना देगा, झूठ को सच बना देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या मैंने पांचों कनेक्टिव्स पढ़ लिए? भाई मेरा पहला कनेक्टिव था कंजंक्शन। कंजंक्शन को याद करने का रूल क्या था? कंजंक्शन बोलता था दोनों ट्रू तो ट्रू। डिसजंक्शन क्या बोलता था? एक भी ट्रू तो ट्रू। इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन वाला, इफ देन वाला क्या बोलता था कि भाई अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स दिखा तो फॉल्स, वरना हर जगह पे ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या था जरा बताना? दोनों सेम तो ट्रू, ठीक है। और नेगेशन का रूल क्या है भाई? अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, मतलब सच है तो झूठ कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको सच कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने 1.1। तो अब हमारा 1.1 शुरू होने जा रहा है, मतलब अब हमारे क्लास 12 की जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। पहली एक्सरसाइज तुम्हारे चैप्टर की। क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो जरा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है ये बताओ। जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो भी बताना और उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्टिफाई मतलब बताना अगर स्टेटमेंट है तो क्यों नहीं, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना अपने को, ठीक है। चल अच्छा क्वेश्चन से ही समझते हैं ना। क्या लिखा है? 5 + 4 = 13। 5 और 4 को जब मैं जोड़ूंगा तो 13 आएगा। मैं तुमको बता रहा हूं, तो क्या स्टेटमेंट है? हाँ ये स्टेटमेंट है। तो देख लिखेंगे कैसे? इट इज अ स्टेटमेंट। भाई ये ना एक स्टेटमेंट है। अब मैंने तुमको बोला था हर एक स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। तो क्या ये जो लिखा 5 और 4 जोड़ने पे क्या 13 होता है? सोचो जरा, दिमाग है तो फटाफट सोचो। नहीं भाई नहीं होता। तो हम लोग बोलेंगे विच इज ट्रू या फॉल्स, तो बोलेंगे फॉल्स। भाई ये जो स्टेटमेंट था, ये सेंटेंस था, ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये झूठ है, फॉल्स है। देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, जब भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है एफ। अगर वो ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती है? टी, ठीक है। चल अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बता मेरे को क्या लिखा है? x - 3 = 14। मैंने बोला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी दिखेंगे तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? ओपन सेंटेंस। बहुत सही, सही जा रहे हो तुम लोग। अब इधर ध्यान दे, ओपन सेंटेंस कैसे भाई? भाई मुझे ऐसा नंबर बता x की जगह जिसको रखने पे मेरा आंसर 14 है। तो एक होशियार बच्चा आएगा, बोलेगा बेटा, क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई 17 रख दो। क्या रख दो? 17 रख दो। तो 17 - 3 हाँ 14 होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा आया, बोला भाई 18 रख के देखो ना, क्या 14 आता है? क्या 18 - 3 14 होता है? नहीं। तो ये सेंटेंस जो है ये किसी किसी के लिए ट्रू है और किसी किसी के लिए फॉल्स है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा मालूम? इट इज एन, ये एक ओपन सेंटेंस है। क्या है? ओपन सेंटेंस है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। therefore it is not a statement। क्या पल्ले पड़ रहा है तुम लोग को? मतलब भाई अगर सेंटेंस असर्टिव हुआ तभी वो स्टेटमेंट होगा, वरना नहीं होगा। अगर वो स्टेटमेंट है तो बस तुमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी और अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगी। और अगर मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये ओपन सेंटेंस तो नहीं। तो अभी मैंने देखा तो ये तो ओपन सेंटेंस निकला। अगला क्वेश्चन देख क्या लिखा है? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्या ये मैं कमांड दे रहा हूँ? तो ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुझे कमांड या ऑर्डर दे रहा है। कमांड या ऑर्डर किस में देते थे हम लोग? सही में बता, फटाफट बताओ। तो बोलेंगे इंपरेटिव में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज एन इंपरेटिव। भाई ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो क्या वो स्टेटमेंट होता है? नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट अ
स्टेटमेंट। इसका मतलब ये एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तुमको सिर्फ बताना है अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू है कि फॉल्स है बताओ, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देख मैंने यहाँ बता दी ये ओपन सेंटेंस है इसीलिए स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन सेंटेंस ये इंपरेटिव सेंटेंस है इसीलिए स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या तू अब इसका आंसर बता सकते हैं? जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं तुमको बोल रहा हूँ जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ ये स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, काम करते हैं कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे, ब्लू ले लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? 11th पढ़ के आए हो ना? कहाँ भाई 11th कहाँ पढ़े, कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं है 11th में अच्छे से। चल ठीक है मैं बता देता हूँ भाई, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है? हाँ। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? यही तो पूछ रहा है, क्या जीरो कॉम्प्लेक्स है? तो बोलेंगे हाँ जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों भाई, कैसे? तो क्या मैं बोला क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आई? हाँ लिख सकते हैं। तो ए की जगह मैंने जीरो लिखा, बी की जगह मैंने जीरो लिखा, तो इसका मतलब तो यहाँ से डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट है विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, मेरे लिए कोई ब्रेकफास्ट लेके आ जाओ, मेरे लिए कोई ब्रेकफास्ट लेके आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक कौन सा सेंटेंस है, बोलो ना यार, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा ये इंपरेटिव सेंटेंस है? देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तब ये स्टेटमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे हाँ। अब अगर तुम ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो तो तुम इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो। ठीक है, याद क्या कर लो, बार बार लिख सकते हो तुम लोग ये चीज। इट इज अ स्टेटमेंट है ना, इट इज अ स्टेटमेंट। भाई ये स्टेटमेंट है। विच इज ट्रू या फॉल्स? तो बोलेंगे विच इज ट्रू, ये सच लिखा हुआ है। अगर तुम 10th और 9th पढ़ गया है तो ये सच लिखा हुआ है। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब ट्रूथ वैल्यू बता देना भाई क्या होगा। तो बोलेगे भाई टी लिख दो ना, ट्रू है तो टी लिख दो। चल ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। भाई ये तो मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख गया, तो क्या ये स्टेटमेंट है? तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ ना एक बार। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बोल रहा है, तो मैं बोला एक्स की ना वैल्यू रैंडमली जनरेट करते हैं, चेक करते हैं। वन रखते हैं, क्या वन का स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने वन रखा, वन का स्क्वायर वन होता है, क्या वन वन के बराबर होता है? हाँ, वन के लिए तो सही हो रहा है। भाई जीरो रखो ना, जीरो रख के देखते। अच्छा जीरो का स्क्वायर, एक्स की जगह देख दोनों जगह जीरो रखा, क्या जीरो का स्क्वायर जीरो होता है? हाँ जीरो होता है। भाई अभी भी सच हो रहा है, क्या इसको स्टेटमेंट लिख दूं? नहीं भाई, कोई और भी वैल्यू चेक कर लेना। टू की चेक कर लेते हैं, चल टू रख दिया, टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर, क्या फोर टू के बराबर होता है? नहीं, गलत हो गया ना, यहाँ पे फॉल्स आ गया। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ओपन सेंटेंस है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये क्या है? एक ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement। तो अगर हम लोग 7 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं तो क्या मैं आगे का क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ना, हर एक सॉल्यूशन लिख देता हूँ ठीक है तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकता, मतलब दो से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। क्या ये बात सच है? तो बोलेंगे हाँ। अगर तुम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए थे तो उसके हमेशा दो ही वैल्यू आते थे। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो x की कितनी वैल्यू आती है बेटा? दो ही आती है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकता। तो ये जो लिखा है ना, ये स्टेटमेंट तो है, और सच है कि झूठ है? सच है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। फिर therefore its ट्रूथ वैल्यू इज, बोल दो यार, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ट्रू को हम लोग क्या लिखेंगे?
टी। ठीक है, अगला वाला बता देना, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं। अरे मैं सवाल नहीं कर रहा भाई, ये स्टेटमेंट है कि नहीं ये बताओ। तो बोले भाई ये तो क्वेश्चन मार्क दिख गया। क्वेश्चन मार्क दिख गया मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंटरोगेटिव। मैं इंपरेटिव बोलने जा रहा था, देखो मैं भी भूल गया। भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या स्टेटमेंट होगा? नहीं। तो हम लोग बोले भाई इट इज एन, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, therefore it is not a statement। क्या समझ में आ रहा है भाई? चल ठीक है, अपने अभी और कुछ कितने क्वेश्चन बचे हैं? 15 क्वेश्चन। ठीक है चलो 15 क्वेश्चन है, 6 और। क्या लिखा है? द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज कहाँ डूबता है? वेस्ट में डूबता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो है, इट इज अ स्टेटमेंट। अब तू मुझे बता दे ये ट्रू है कि फॉल्स है? बोल जल्दी। सन कहाँ, वेस्ट में डूबता है कि ईस्ट में डूबता है? भाई ईस्ट से तो निकलता है, सनराइज होता है, और वेस्ट में जाके डूबता है, मतलब चल कुछ तो याद है हम लोग को। विच इज ट्रू, ट्रू नहीं ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रूथ वैल्यू इज, क्या लिख दूं डायरेक्ट? बोलना यार, टी। ट्रू है तो टी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सब होल नंबर होते हैं। बताइए सच है कि झूठ है? अगर बोलता ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर तो मैं बोल देता सच है। रियल नंबर्स दुनिया के सारे नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स तुम पढ़े आज तक, सबके सब रियल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? ये होल नंबर जीरो से जो शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है? इंफिनिटी तक। इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होता है? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो क्या भाई ये भी है -1/2? क्या फ्रैक्शन भी है 1/4? ये भी रियल नंबर है। हाँ, तो हम लोग को ये चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है भाई ये स्टेटमेंट तो है, इट इज अ स्टेटमेंट। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? विच इज ट्रू। गलत बोल रहे भाई, ये फॉल्स है। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। क्या ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है? हाँ भाई, अभी जस्ट पीछे तो क्वेश्चन मार्क वाला कर गया है। हाँ, तो क्या ये क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ये चीज लिख सकता हूं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली उतार सकता हूँ? हाँ भाई उतार सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, मैं तुमको सच सच बताऊं तो ये स्टेटमेंट है नहीं है, ये एग्जाम में पूछता ही नहीं है, लेकिन अपने एक्सरसाइज में है तो हम लोग इसको एकदम अच्छे से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब बताओ भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख गया मतलब सीधा लिख दो ना ओपन सेंटेंस। अरे नहीं भाई, पहले देख ले, इसलिए मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा तो चेक कर ले। पर लिखा गया है x² - 6x - 7 = 0 when x = 7। भाई ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, बोल रहा है इसको सॉल्व करके तेरा आंसर 0 आएगा, और x की जगह क्या पुट करना? x की जगह पुट कर देना, जब 7 पुट करेगा तो ही सॉल्व करना, वरना सॉल्व नहीं करना। 7 के अलावा अब इसमें कुछ और रख ही नहीं सकता। कोई बोले भाई 1 रख दूं क्या? नहीं रख सकता, क्योंकि तुझे बता दिया x की जगह क्या रखना? 7। तो भाई ये जो लिखा है ना, ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट। अगर ये पार्ट नहीं लिखा होता ना, ये पार्ट नहीं लिखा होता, तो हम लोग बोल देते डायरेक्ट भाई ओपन सेंटेंस है, आंख खोल के लिखते, आंख बंद करके भी लिख देते। लेकिन यहाँ पे एक पार्ट एक्स्ट्रा लिख दिया, तुमको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये क्वेश्चन को तब सॉल्व करना जब x की वैल्यू 7 है। चल ठीक है, स्टेटमेंट है। अब लिखना बचा है विच इज ट्रू या फॉल्स। अब चेक कर लेते हैं, 7 रख के देखना। x की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग? 7, मतलब 7 का स्क्वायर -6 × 7 -7 = 0। क्या सही है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 -6 7 42 -7। भाई 49 में से 42 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 - 7 क्या हो जाएगा? क्या 0 हो रहा है? हाँ, 0 0 के बराबर होता है। मतलब ये जो लिखा है ये एक स्टेटमेंट तो था, और सच है कि झूठ? तो बोलेंगे ट्रू है, तो हम लोग लिखेंगे विच इज ट्रू। देयरफॉर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्या समझ में आया? अब देख,
द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये फॉर्मूला सही में 0 होता है, हाँ, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो है और भाई ये सच भी है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू या फॉल्स, तो बोलेंगे भाई ट्रू। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, बताओ ना भाई ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे टी। लास्ट में इट रेन्स हेवीली, बारिश बहुत तेज हो रही है, जरा चेक करो बारिश हो रही है क्या। तो अभी जो ये वीडियो अभी देख रहा है उसके लिए बारिश हो भी रही होगी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो मेरे लिए तो झूठ लिखा है। और मान लो तुम जब देख रहे हो इसको तब बारिश हो रही होगी, तब बोलेगे भाई मेरे लिए तो सच लिखा है। तो ये स्टेटमेंट किसी किसी के लिए ट्रू है, किसी किसी के लिए फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सेंटेंस। इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अच्छा मैं ट्रूथ वैल्यू कहाँ लिख रहा हूँ भाई, कुछ भी लिख रहा हूँ। देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तुम वो गलती मत कर देना भाई मेरी तरह, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। ये जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है इसको किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन तुम अपने आप कर लोगे। दिखाऊं, देख तू खुद से बोलेगा हाँ भाई मेरे को तो आ रही करने। क्वेश्चन देख क्या लिखा है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या तुझे इसमें दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे भाई। क्या, ये देख नागपुर महाराष्ट्र में है, हाँ पहला स्टेटमेंट, चेन्नई तमिलनाडु में है एक दूसरा स्टेटमेंट, और बीच में भाई एक मुझे ना कनेक्टिव दिखाई दे दिया, तुम नहीं बताया मुझे, हाँ कनेक्टिव दिख गया क्या तेरे को भी, एंड, सही बात है। अब देख हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। हर स्टेटमेंट को हम लोग सिंबल में कुछ लिखने बोले थे, कुछ तो लेटर यूज करेंगे, पी क्यू आर एस। तो भाई मैं बोल देता हूं कि भाई ये जो पहला स्टेटमेंट है ना इसको पी बोल दो, तो क्या लिखेंगे, लेट पी। क्या पी माने हम लोग, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है भाई। फिर दूसरा स्टेटमेंट कौन सा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो क्यू क्या मान लेंगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, भाई इसको मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया क्यू। अच्छा भाई बीच में कोई तो कनेक्टिव आएगा, कनेक्टिव कौन है, एंड। एंड का सिंबल याद आ रहा है क्या तुमको, हाँ भाई ऐसा कुछ तो था। तो देख तेरा आंसर हो गया, इतना चिंदी है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चन तू बता सकता है, हाँ भाई बता सकता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ना भाई एक बार, जब बता सकते हैं तो एक बार ट्राई मारना। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। क्या तुझे दो स्टेटमेंट दिखाई दे दिए, देख बहुत लोगों को दिखाई दे दिए, क्या लिखे होंगे वो लोग, सीधा लेट पी, पहले पी मानते हैं, और दूसरा है दो स्टेटमेंट है तो दूसरा क्यू होगा। पी क्या अपना, तो बोलेंगे भाई लिख दो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है भाई ये मैंने पी मान लिया। दूसरा क्या है भाई, आइसोसेलेस, तो सिर्फ आइसोसेलेस मत लिख देना, क्या लिखोगे, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, क्या लिख दूंगा, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अगला स्टेप, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, अच्छा यहाँ मैंने सिंबॉलिक ही लिखा है सिर्फ, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, हाँ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा भाई, एक तो पी है, यहां से लेके यहां तक तो पी है, यहां से इसके बाद हम लोग लिख दिया इसको क्यू है। भाई बीच में कनेक्टिव कुछ तो दिखाई दे रहा है, कौन है वो, और, कौन है वो, और, तो क्या और का सिंबल कुछ इस तरह था, हाँ भाई तो मेरा आंसर हो गया। क्या ये इजी है, क्या तू बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना चाहेगा, तो देखना कर लेते हैं ना एक बार।
तो बोले भाई इसका बता दे, इसका बता दे। ध्यान देना, ये तो बहुत इजी था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत तुमको आएगी। तो मैं बोला भाई पहले इसकी बात करते हैं, क्या तुझे इसमें दो स्टेटमेंट दिखाई दे दिए? हाँ भाई मुझे दिखाई दे दिए। जब भी तू सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा ना, मैं देखो बताता हूँ, जब भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा तो हमेशा सबसे पहले ढूंढनेगा कनेक्टिव्स। क्या ढूंढनेगा? कनेक्टिव्स। अब इसमें कनेक्टिव क्या दिख रहा है तेरे को? देखना इधर पे, इफ एंड ओनली इफ। क्या दिख गया तेरे को? हाँ भाई दिख गया मेरे को, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लेफ्ट साइड जो है वो तेरा पी होगा, इफ एंड ओनली इफ के बाद जो तेरा राइट में है उसको क्या बोल देंगे? क्यू। तो क्या तुझे पी और क्यू पता चल गया? हाँ भाई, तो पहले पी लिख देता हूँ, लेट पी। पी किसको मानेगा? द एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज राइट एंगल। क्यू किसको मानेगा? तो बोले भाई क्यू मान लेते हैं हम लोग, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे? सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म इज। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा भाई? इसको पी माने थे, उसको इसको क्यू माने थे, बीच में इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या था? कुछ इस तरह था क्या? हाँ इस तरह था, तो इसको हम लोग बोल दिया, आंसर हो गया। तो जब भी तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा आगे जाके पूरे चैप्टर में भी, तो याद रखना सबसे पहले किसको ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? कनेक्टिव्स को। किसको ढूंढेगा? कनेक्टिव्स को। तो इधर ध्यान दे, जब पहले तुझे अगर कनेक्टिव पता चल गया तो लेफ्ट साइड पी होगा, राइट साइड क्यू होगा। अब आते हैं सबसे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर। भाई क्वेश्चन में लिखा है एंगल इज नेदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। भाई इसमें कनेक्टिव तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। याद कर, मैंने तेरे को बोला था नॉट, नेगेशन के लिए क्या क्या दिखेगा? नो, नॉट, नेवर, नेदर, ये सब दिखेगा। क्या देखो नेदर दिख गया? हाँ भाई एक तो यहाँ पे। अब मैं तेरे को इसको लिखना बताता हूँ, देख कैसे लिखेगा। लेट पी। पी किसको मानेगा? जब भी हम लोग स्टेटमेंट को पी क्यू आर लिखते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव पार्ट्स नहीं लिखते हैं, मतलब नॉट, नेवर, नेदर ये सब नहीं लिखेंगे। हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल इज अक्यूट। इसमें दो एंगल की बात कर रहा है, एक तो अक्यूट की बात कर रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूज की बात कर रहा है। तो एक को मैंने बोल दिया एंगल अपना अक्यूट है, दूसरे को क्या बोल देंगे भाई? तो बोलेंगे एंगल इज ऑब्ट्यूज। एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। अब भाई इसका जब मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा ना, तो एक चीज का ध्यान दे। अब तू देख, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए उसको मैंने स्टार मार्क किया है। भाई एंगल इज अक्यूट, ये तो पी था, लेकिन यहाँ बोल रहा है एंगल अक्यूट नहीं है, एंगल अक्यूट नहीं है। लेकिन हम लोग जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखे वो बोले एंगल इज अक्यूट। तो जब तू इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा, पी लिख दिया अगर, तो बोलेंगे एंगल अक्यूट है। अगर तू यहाँ पे नेगेशन का सिंबल लगा देगा तो इसका मतलब है एंगल अक्यूट नहीं है। समझा? इसीलिए नेदर लगा है। नेदर का मतलब यहाँ पे भाई तुझे नेगेशन लगाना है। उसके बाद लिखा है नॉर ऑब्ट्यूज, ना तो ऑब्ट्यूज है, मतलब तू यहाँ पे लिखता क्यू, लेकिन यहाँ पे तुझे एक नेगेशन लगाना कंपलसरी था। तो नेगेशन पी, नेगेशन क्यू। भाई बीच में क्या डालू? तो देख ना, नॉर का मतलब होता है नॉट और। नॉर का मतलब क्या होता है? नॉट और। भाई नेगेशन तो लगा दिया, और नहीं है। जब भी नॉट और दिखा ना, मतलब नॉर और दिखा ना, तो तुझे कनेक्टिव क्या लगाना है मालूम? एंड। नॉर की जगह तुझे कनेक्टिव क्या लगाना है? एंड। तो तू इधर पे क्या लगा देगा? एंड। समझा क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, तो इसको एकदम ध्यान से देखो, तुमको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन को बार बार देखो, और अपनी टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक खोलो, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से अतरंगी होते हैं ना, उसको स्टार मार्क करके रख दो। क्यों स्टार मार्क करके रख दो? ताकि जब तुम बाद में इसको रिवाइज करो तो तुमको ये चीज छूट ना जाए रिवीजन में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी इजी इजी पार्ट एक क्वेश्चन करोगे, बाकी सेम 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 जो होते हैं वो तो तुम कर लोगे, और जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये पार्ट को एक बार अच्छे से देखना, समझना, उसके बाद आगे बढ़ना। चलो आगे चलते हैं। अब देख क्या लिखा है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? इसमें है टोटल 7 शायद, हाँ 7। चल ठीक है, ये क्या लिखा है? इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, देन मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90। क्या तुझे कनेक्टिव दिखाई दे रहा है? क्या तुझे कनेक्टिव दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे दिया भाई। इफ और देन, याद कर इम्प्लीकेशन, इफ देन। मतलब भाई इफ देन में ऐसा होता है, जो इफ और देन के बीच में होता है उसको हम लोग बोल देंगे पी, और देन के जो बाद में होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्यू। तो अब तू मुझे पी और क्यू बता दे फटाफट। तो बोले भाई लेट पी और क्यू। पी किसको मानू बता जरा? तो बोलेंगे भाई पी मान लो
एंगल सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, और क्यू किसको मानेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है। अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, इसको पी माना हूं, इसको मतलब पी माना हूं, इसको मैंने क्यों माना हूं भाई, इफ देन का सिंबल क्या था, कुछ एरो था ऐसा शायद, हाँ एरो था शायद, नहीं सही में एरो था, तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज ये। क्या आंसर हो गया, क्या अब तो इसका मुझे बता सकता है, ये तो बहुत इजी है भाई। तो मैं बोला भाई कनेक्टिव दिख गया क्या तुझे, हाँ भाई दिख गया, इफ एंड ओनली इफ, आया ना। क्या इससे पहले जो लिखा है वो P है, क्या इसके बाद जो लिखा है वो Q है, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P डबल एरो Q, हाँ या ना। तू पहले क्या लिखेगा, लेट पी हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, Q क्या लिखेगा, शी रन्स फास्ट, ठीक है। अब उसका जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेगा P डबल इम्प्लीकेशन Q, क्या ये पार्ट कर सकता है तू, क्या मैं तेरे पे छोड़ दूं, तो इसको कैसे लिखते हैं जरा कमेंट में लिख के बता देना तो फटाफट। चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है x इज नॉट ए रैशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्या तुझे कनेक्टेड दिखाई दिया, एकदम आंख खोल के देख, नींद में मत बैठ, एकदम आंख खोल के देख, क्या तुझे दिखाई दिया, हाँ भाई दिखाई दिया, यहाँ पे क्या है वो बट, बट किसके अंदर आता था, कंजंक्शन, किसके अंदर आता था, कंजंक्शन। तो भाई इस तरफ जो लिखा है उसको P, इस तरफ जो लिखा है उसको Q। तो देख मैं लिख के बताता हूँ पहले, लेट P किसी को मानूंगा, Q किसी को मानूंगा। अब तू मुझे बता P क्या लिखूं मैं, P क्या लिखूं, तो बोलेंगे भाई इधर लिख दो x इज इररेशनल नंबर। भाई नॉट कहाँ गया, अरे भाई मैंने तुझे बोला ना, जब भी नॉट आउट रहेगा सिंबल को, स्टेटमेंट को जब तू सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने जाएगा, जब पी क्यू आर मानेगा तो उसमें नॉट को मत लेना, इजीली नॉट गायब है, ऐसा नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी पता है, जब भी नो नॉट नेवर नेदर ये सब आएगा तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट के अंदर मत लिखना। क्यू क्या लिखेंगे हम लोग, बोले भाई इट इज अ स्क्वायर, एक मिनट, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म तो भाई तेरे लिए एकदम हलवा हो गया है कि नहीं, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, देख P लिखता तो मतलब x इज रैशनल नंबर, लेकिन क्वेश्चन में बोला x रैशनल नंबर नहीं है, नहीं है मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देगा, नेगेशन। जब भी स्टेटमेंट में नॉट नेवर नेदर ये सब दिखा तो नेगेशन लगा देना भाई बिना सोचे समझे। क्यों क्या है भाई, ये है ना, इसको क्यों बोलते हैं, कनेक्टिव क्या है बट मतलब कंजंक्शन ही, एंड की बात कर रहा है। क्या ये तेरा आंसर हो गया, क्या तेरा क्वेश्चन नंबर 2 तेरा भी खत्म हो गया, क्या एकदम अच्छे से तूने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोग को ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसकी सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बताना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे थे, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये सब हम लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग को ट्रू है कि फॉल्स है ये भी सब बताना है। देख स्टेप स्टार्टिंग के सबके सेम है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, लेट पी, पी किसको मानेंगे भाई, तो हम लोग बोले ना जब भी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तो मैं सबसे पहली चीज ढूंढता हूँ कनेक्टिव, क्या ढूंढता हूँ कनेक्टिव। क्या सबको कनेक्टिव और दिख रहा है, हाँ भाई और से पहले जो है वो पी, और के बाद जो है वो क्यू, तो लिख लेते हैं लेट पी, पी किसको बोलेंगे, 4 इज ऑड, हो गया। फिर क्यू, क्यू किसको बोलेंगे, क्यू बोलेंगे 1 इज प्राइम, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि भाई ये जो लिखा है 4 इज ऑड, क्या ये ट्रू है, तो बोलेंगे नहीं 4 ऑड कहाँ होता है, ये फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्यू वाला भी बता दो ना, क्या 1 प्राइम होता है, नहीं भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हम लोग बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, P की है भाई ट्रू फॉल्स, P की क्या है फॉल्स, एंड Q की भी क्या है फॉल्स, इसीलिए हम लोग लिखे P एंड Q की क्या है भाई फॉल्स है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी चीज एक के बाद एक बताना है, जैसे P का ये है और Q का ये है, ठीक है। अब तुम मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, तो हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म
इज सिंबॉलिक फॉर्म क्या है जरा बताना तुम। तो हम लोग बोलेंगे पी क्यू। भाई बीच में कौन आएगा, बीच में और है तो और का सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये अगले क्वेश्चन अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू। भाई मेरे को पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, बोले फॉल्स। और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो भी फॉल्स। क्या दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है? भाई और बोलता था एक भी ट्रू तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी ट्रू दिख रहा है नहीं, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ वापस से एक बार लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू इज फॉल्स। समझा? क्या आसान है भाई, हम लोग ने सिर्फ एक स्टेप बढ़ाया। क्या पी का ट्रूथ वैल्यू और क्यू का ट्रूथ वैल्यू बताओ, उसके बाद सिर्फ वो रूल्स जो हम लोग पढ़े ना कनेक्टिव्स में वो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अगले स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कचड़ा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, चलो तो ये मैं हटा रहा हूँ, ये पीछे वाली स्लाइड में हम लोग ने कर लिया है। इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज भाई कनेक्टिव ढूंढो। बोले हाँ भाई कनेक्टिव मुझे दिख गया, कौन, एंड। एंड के उस तरफ जो वो पी, एंड के इस तरफ जो वो क्यू, तो इसको मैं बोलूंगा पी और इसको मैं बोलूंगा क्यू। तो देख लिख लेते हैं, लेट पी। पी किसको मानेंगे, तो बोलेंगे पी है अपना 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या पी मिल गया। उसके बाद क्यू क्या है हम लोग का, क्यू लिखा है 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे भाई जो अपना पी है और जो क्यू है, क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं देखूंगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और जो क्यू है ना उसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। इज, भाई पी जो लिखा क्या वो सही है, हाँ 64 परफेक्ट स्क्वायर है। भाई 64 किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे 8 का स्क्वायर है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या भाई, ट्रू। एंड अब क्यू का बता दो, क्यू क्या लिखा है 46 इज अ प्राइम नंबर। भाई 46 प्राइम का होता है, 46 तो कंपोजिट होता है, प्राइम नंबर जो वन और खुद के टेबल में जाए। ये टू की टेबल में भी जा रहा है, तो बोलेंगे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्यू का क्या है भाई, फॉल्स। और आगे ये वर्ड लिखना मत भूलना, रिस्पेक्टिवली, मतलब पी का ट्रू है क्यू का फॉल्स है, इसके वजह से हम लोग को ये समझ में आता है। अब अगली लाइन क्या लिखेंगे हम लोग भाई, हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म तुझे क्या लग रहा है क्या होगा, तो बोले भाई पी क्यू, बीच में कनेक्टिव देख लो भाई, एंड है, हो गया। क्या सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। बस अब तेरे को ना ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी भाई मुझे क्या दिया हुआ है, पी दिया है ट्रू, एंड क्यू मुझे क्या दिया हुआ है, क्यू मुझे दिया हुआ है फॉल्स। तो देख ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, ओवरऑल आंसर आएगा भाई फॉल्स। क्यों, एंड बोलता था दोनों ट्रू होना चाहिए, तो एक फॉल्स दिख गया। देयरफॉर अब बस लास्ट लाइन ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, जो क्वेश्चन को एक बार जो क्वेश्चन का आंसर है उसको अच्छे से लिख देने का, पी एंड क्यू इज फॉल्स। क्या दोनों क्वेश्चन समझा, क्या हर एक क्वेश्चन अब तो अपने से ट्राई कर सकता है भाई, हाँ कर सकते हैं हम लोग। तो चल फटाफट अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वही सब बार बार पूछेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, कनेक्टिव। क्या कनेक्टिव तुझे, एंड दिखा, हाँ भाई एंड के उस तरफ पी, एंड के इस तरफ क्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पी। पी किसको मानेंगे, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 क्या हम लोग का प्राइम नंबर है। क्यू किसको मानेंगे, क्यू मानेंगे 7 डिवाइड्स 6 94, 7 डिवाइड्स 94। अब मुझे बता P जो लिखा है क्या वो ट्रू है, और जो Q जो लिखा है वो ट्रू है। तो पहले P को चेक कर दे। 5 इज अ प्राइम नंबर, हाँ भाई 5 प्राइम है। 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम होते हैं, तो 5 भी अपना प्राइम है। क्या 7 स्पेलिंग मिस्टेक, 1 मिनट हुआ, सही कर लेता। क्या 7 94 को डिवाइड करता है, तो साइड में चेक कर लो ना। 94 क्या 7 94 को डिवाइड करता है, 7 1 जा 7, 2 बचा 4, 7 2 जा 7 3 जा ना, 7 3 जा 21। नहीं भाई आंसर कुछ बच रहा है, मतलब डिवाइड नहीं करता है।
तो ये जो क्यू लिखा है वो फॉल्स है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ, वही लाइन, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है भाई, पी की अपनी ट्रू है एंड क्यू की अपनी फॉल्स है। और आगे ये वर्ड लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे, रेस्पेक्टिवली। बस अब यहाँ पे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे भाई पी है क्यू है, बीच में मुझे एंड दिख रहा है, तो एंड का सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है। अब बस इसका ट्रूथ वैल्यू ओवरऑल बताना है, तो लिख देते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। भाई पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, पी की अपनी ट्रू एंड क्यू की क्या है फॉल्स। एंड का रूल याद आ रहा है, हाँ भाई एंड बोलता है तो दोनों ट्रू होना चाहिए, तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। बस यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज फॉल्स। क्या ये क्वेश्चन समझा, क्या ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते फटाफट एकदम। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से रीड करो। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। अच्छा नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, क्या नॉट ट्रू मतलब सच नहीं है, मतलब झूठी होगा, क्या नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। हाँ भाई क्या लिखा है कि अगर इससे पढ़ेंगे इट इज फॉल्स, ये झूठ है कि 5 माइनस 3i रियल नंबर है। हाँ तो ये जो लिखा है इसको हम लोग पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे लेट पी, एक ही स्टेटमेंट है, कनेक्टिव कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा इट इज, क्या लिखूं, नॉट ट्रू लिखूं कि ट्रू लिखूं, भाई ट्रू लिखो, क्योंकि हम लोग जब स्टेटमेंट को पी क्यू आर मानते हैं तो उधर नेगेशन का नॉट नेवर ये सब वगैरह स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखते। इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये तो हम लोग का पी है। इसके बाद क्या ये जो लिखा है ये ट्रू है, हाँ भाई पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं ना, सिंबॉलिक फॉर्म या लिख लेते हैं पी जो लिखा है, ये लिखा क्या है, इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। ये सच है कि 5 माइनस 3i रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है, नहीं भाई ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, भाई पी की ट्रूथ वैल्यू जो लिखी है ना वो फॉल्स है, क्या है फॉल्स है। तो अब इसको जरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म याद करो, सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग जब लिखेंगे इज, ये तो पी है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया इट इज नॉट ट्रू, नॉट जब भी आता है तो क्या लगाने का हमेशा एक नेगेशन, क्या लगाने का एक नेगेशन। अब तू मुझे जरा ट्रूथ वैल्यू बता, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी इज इक्वल टू, भाई नेगेशन इसी रहेगा, पी हम लोग बोले हैं फॉल्स है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो बस लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी इज ट्रू। समझा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से। चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख, अब तो वो बार बार लिख लेगा, लेट पी, अब मुझे कनेक्टिव बता दे। अच्छा चल पहले पहले कनेक्टिव बोलेंगे इफ है और देन है। अब भाई इसके बीच में जो लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं पी, इसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं क्यू। तो क्या तू सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेगा, तो बोले भाई सिंबॉलिक फॉर्म होगा, मैं एक बार करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। तो पहले लिखेंगे लेट पी और क्यू, पी बता मुझे क्या है, तो बोलेंगे 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 8, ये तो पी है। क्यू क्या अपना, तो बोलेंगे 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब मुझे बता पी ट्रू है कि फॉल्स है और क्यू ट्रू है कि फॉल्स है, तो बोलेंगे भाई 3 5 और 8 थोड़ी होता है, 15 होता है, तो झूठ बोल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी की क्या है भाई फॉल्स है, तो लिखेंगे फॉल्स, एंड क्यू की क्या है 3 प्लस 5 8 होता है ना कि 15 होता है, भाई क्यू भी झूठ बोल रहा था, ये भी फॉल्स, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या सिंबॉलिक फॉर्म तुझे दिखाई दे रहा है, पी है क्यू है, भाई कनेक्टिव क्या था इफ देन, इफ देन का सिंबल क्या होता था, क्या एरो होता था, हाँ भाई याद है मुझे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी
एरो क्यू इज इक्वल टू, भाई पी जो लिखा है वो फॉल्स है, पी जो लिखा है वो फॉल्स है, क्यू जो लिखा है वो भी फॉल्स है, फॉल्स एरो फॉल्स। भाई इफ देन बोलता था अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स आएगा तो फॉल्स, लेकिन यहाँ तो दोनों फॉल्स है, मतलब ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा तेरा ट्रू। तो यहाँ लास्ट लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एरो क्यू इज, तो बोलेंगे ट्रू। क्या समझा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे पहले मुझे बताओ कनेक्टिव क्या है, तो बोले भाई कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ। तो जो पहले लिखा है वो क्या है अपना P, और जो बाद में लिखा है वो क्या अपना Q। तो देख क्या लिखेंगे, लेट P Q। भाई P में बोलूंगा मिल्क इज वाइट, स्काई इज ब्लू। अब मैं बोलूंगा मुझे बताओ P ट्रू है कि Q ट्रू है, दोनों में से कौन ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है बताओ। क्या मिल्क व्हाइट होता है, हाँ ट्रू है। क्या स्काई ब्लू होता है, ये भी ट्रू है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q की भाई ट्रूथ वैल्यू क्या है मुझे दिख रही है, इज, भाई P भी सच बोल रहा है Q भी सच बोल रहा है, ट्रू एंड ट्रू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म बता देना। सिंबॉलिक फॉर्म, एक मिनट, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, तो बोलिए भाई P है Q है और बीच में कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल याद है, क्या था भाई, डबल एरो था। ठीक है, तो ये हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब बस ट्रूथ वैल्यू बताना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू। अब मुझे बता P क्या है भाई, P ट्रू है, एरो Q भी क्या है तेरा ट्रू है। याद कर ये एरो क्या बोलता था, इफ एंड ओनली इफ बोलता था अगर दोनों सेम तो ट्रू। क्या दोनों ट्रू है, दोनों सेम है, हाँ भाई दोनों, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो फिर बस लास्ट लाइन लिख लेते हैं, लास्ट लाइन क्या होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ, लिखते जा रहे हो ना साथ में, समझ में आ रहा है तो, इज, क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन तू खुद से ट्राई कर सकता है भाई, हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। बस मैं इसको डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू बता देता हूँ। देख यहाँ जो लिखा है इसको मैं बोलूंगा P, यहाँ जो लिखा है इसको मैं बोलूंगा Q। ये P है ये Q है। अगर तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तुम लोग तो क्या लिखोगे, P Q और बीच में क्या आ जाएगा और, बीच में क्या लिखोगे और। अब मुझे बताओ ये जो P लिखा है क्या ये ट्रू है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ 24 कंपोजिट है, कंपोजिट मतलब जो 1 और खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में भी जाता है। तो ये 24 कंपोजिट है, मतलब P मेरा ट्रू है। और Q क्या लिखा है, 17 इज अ प्राइम। हाँ 17 प्राइम नंबर होता है ना, हाँ 17 प्राइम नंबर होता है, तो ये भी ट्रू। क्या ओवरऑल आंसर तो इसका बता सकता है मुझे ट्रू। तो हम लोग बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q इज, तो लिख देंगे ट्रू। क्या तू इसको, ये क्वेश्चन को इसकी तरह लिख सकते हैं भाई, हाँ लिख सकते हो ना तुम लोग। तो बस क्या करना है, इसको, ये क्वेश्चन को इसकी तरह लिखना सीख जाओ। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करो, क्या लिखा है, इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स। अच्छा मतलब P और Q मेरा जब भी दिखेगा तो मैं बोलूंगा वो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड R S आर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब R और S जब भी दिखेगा तुम बोलोगे इसको फॉल्स स्टेटमेंट है। देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो तुमको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। मैं बोला भाई यहाँ पे अगर मुझे जहां पे P दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। जहां पे Q दिखेगा उसकी जगह भी क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। जहां R और S दिखेगा उसकी जगह में फॉल्स लिखूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे। मैं बोला क्वेश्चन दिया है P और Q एंड R, ये क्वेश्चन दिया है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, भाई मुझे P दिखा, P की जगह क्या लिखूंगा, ट्रू, और Q की जगह क्या लिखूंगा, ट्रू, एंड R की जगह क्या लिखूंगा, फॉल्स। मतलब P Q दिखेगा तो ट्रू लिखना, R S दिखेगा तो फॉल्स लिखना। क्या फिर से याद करो, P और Q दिखा तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा, R और S दिखेगा तो मैं फॉल्स लिखूंगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। भाई ट्रू तो ऐसी रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भाई मुझे कनेक्टिव क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। एंड का रूल याद है, दोनों ट्रू तो ट्रू, लेकिन यहाँ दोनों ट्रू है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखो और है ना, और क्या बोलते हैं, एक भी ट्रू दिखा दो, ट्रू, तो क्या है, ट्रू दिख गया, तो हम लोग बोल देंगे हाँ भाई ट्रू है। तो लिखेंगे therefore truth value of P और Q and R is true, क्योंकि ओवरऑल आंसर क्या आया, ट्रू आया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज P और Q दिखा दो ट्रू, R और S दिखा दो फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, P एरो Q और R एरो S। मैं बोला मुझे जहां जहां पे P दिखेगा वहां मैं ट्रू लिखूंगा, जहां पे Q दिखेगा वहां पे भी ट्रू लिखूंगा, और R की जगह मैं लिखूंगा फॉल्स, एरो फॉल्स, R और S फॉल्स है। अब बताओ इफ देन क्या बोलता था, भाई अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स आया तो फॉल्स लिखना, क्या ऐसा कहीं दिख रहा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे भाई ट्रू, क्योंकि और की इफ एंड ओनली इफ की नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, इफ देन की दुश्मनी सिर्फ इससे है, किससे, पहले ट्रू फिर फॉल्स दिखा तो फॉल्स, पहले ट्रू फिर फॉल्स दिखा तो फॉल्स, उसके अलावा कुछ भी दिखेगा तो ट्रू लिख देना। क्या ओवरऑल आंसर तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्या ट्रू, क्योंकि बीच में और है, और क्या बोलते हैं, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एरो Q और R एरो S इज ट्रू। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे। Q एंड R और नेगेशन P एंड S। भाई Q की जगह मैं लिखूंगा ट्रू एंड R की जगह लिखूंगा फॉल्स, और नेगेशन ऐसी रहेगा, P की जगह लिखूंगा ट्रू एंड S की जगह लिखूंगा फॉल्स। अब देखो एंड है ना, एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू नहीं है, दो एक ही ट्रू है और एक फॉल्स है, तो फॉल्स। और इस ब्रैकेट में आते, भाई इस ब्रैकेट में नेगेशन ट्रू दिख रहा है, ट्रू का उल्टा करो मतलब फॉल्स करो, नेगेशन नहीं करता है ना, जो भी ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब देखो फॉल्स और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, क्या फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एंड है। अब देखो फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि और बोलता है दोनों ट्रू, एक भी ट्रू चल जाएगा, यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है, देयरफॉर तो लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन उतारेंगे, Q एंड R और नेगेशन P एंड S इज फॉल्स। ठीक है, ये वाले पे आते हैं, सेम चीज, पहले क्वेश्चन उतारेंगे, P एरो Q एंड नेगेशन R। मैं बोला चल भाई इसको खत्म कर देते हैं, P की जगह क्या लिखूंगा मैं, ट्रू, एरो Q की जगह क्या लिखूंगा, ट्रू, एंड नेगेशन R की जगह क्या लिखूंगा, फॉल्स। भाई इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्यों, इफ देन बोलता पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी दिखा तो ट्रू लिख देना। एंड ये नेगेशन फॉल्स मतलब क्या, नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू होता है, फॉल्स का उल्टा करो, नेगेशन एफ मतलब फॉल्स का उल्टा करो तो ट्रू। क्या ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाएगा, क्यों, एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो अब यहाँ पे लास्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एरो Q एंड नेगेशन R इज ट्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन इसका। पहले लिखेंगे नेगेशन R की जगह भाई फॉल्स, इफ एंड ओनली P की जगह ट्रू, इफ देन नेगेशन Q की जगह भाई फॉल्स, सॉरी Q की जगह ट्रू। भाई यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन फॉल्स मतलब होता है ट्रू, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे भी ट्रू है अभी। अच्छा, नेगेशन ट्रू मतलब क्या होता है, फॉल्स, नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स। क्या इसका आंसर ट्रू आएगा, क्यों, इफ एंड ओनली बोलता है दोनों ट्रू मतलब दोनों सेम तो ट्रू, और फिर उसका एरो, और यहाँ पे क्या है भाई, फॉल्स है। भाई इफ देन बोलता है कि अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन R इफ एंड ओनली P
एरो नेगेशन क्यू इज फॉल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको ध्यान देना, लेंदी है, बस तुमको अगर रूल पता है तो तुम कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R और Q एंड R और P एंड R, ये क्वेश्चन दिया। बस अब तुमको क्या करना है, जहां जहां P दिख रहा है वहां पे ट्रू लिखो, जहां पे Q दिख रहा है वहां पे भी ट्रू लिखो, जहां R दिखेगा वहां पे F लिखो। ठीक है, वही करते जा रहा हूँ। और Q दिखा तो भाई, Q दिखा तो लिखेंगे ट्रू एंड R दिखा तो लिखेंगे फॉल्स, और P है तो ट्रू एंड R है तो फॉल्स। क्या ये चीज तुम लिख लोगे? हाँ भाई, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, नेगेशन ट्रू मतलब क्या फॉल्स हो जाएगा, एंड फिर से भाई नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी फॉल्स, और यहाँ पे कुछ नेगेशन वाला तो है नहीं, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्या एंड बोलता है दोनों ट्रू तो ट्रू, क्या दोनों ट्रू है? नहीं भाई, तो इसका आंसर फॉल्स। और एंड बोलता है दोनों ट्रू तो ट्रू, क्या दोनों ट्रू है? नहीं, तो आंसर क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, अब देखो फॉल्स एंड एंड बोलते हैं दोनों ट्रू तो ट्रू, लेकिन एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स। और अब इधर आते, जरा इधर ध्यान दो, और है, और बोलते हैं एक भी ट्रू चलेगा, क्या एक भी ट्रू है? नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा, फिर मेरा ओवरऑल आंसर आ गया। भाई ये एंड है, एंड बोलता है दोनों ट्रू तो ट्रू, लेकिन दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो फॉल्स। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स। क्या ओवरऑल आंसर तुझे क्या दिख रहा है भाई, फॉल्स। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पे, इज क्या दिख रहा है तुमको, फॉल्स। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन यहाँ पे उतारना, इज एफ। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो अगर आप पीछे वाला कर लियो तो ये वाला तो और इजी है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन R और Q एरो P एरो नेगेशन S और R। तो बस जहां जहां P दिख रहा है वहां पे ट्रू लिखते जाओ, जहां जहां Q दिख रहा है वहां पे भी ट्रू लिखते जाओ, ट्रू एंड जहां R दिखेगा वहां पे F लिखते जाओ। Q का गैदर ट्रू ना, ट्रू एरो ट्रू, नेगेशन S का क्या है, फॉल्स और फॉल्स। तो मैंने जहां पे ट्रू जहां फॉल्स लिखना था वो सब लिख लिया। अब बस क्या करना है, इसको एक स्टेप आगे करना है, उसके बाद मेन आंसर अपने को दिखाई देगा। अच्छा, नेगेशन ट्रू मतलब, तो बोलेंगे भाई नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू, एंड नेगेशन एफ मतलब ट्रू होता है, फॉल्स का उल्टा ट्रू होता है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ के नेगेशन है इधर पे। बाकी ये देखो, ये क्या बनेगा, क्या एरो की दुश्मनी ऐसी थी, पहले ट्रू फिर फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे तो ऐसा लिखा ट्रू एरो ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। एरो नेगेशन एफ मतलब ट्रू और एफ। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। भाई एंड है ना, एंड क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों ट्रू तो नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स। तो ब्रैकेट छोटा कर लेते हैं, फॉल्स एंड भाई ये ट्रू है। और इसकी बात करते हैं, ट्रू एरो भाई और है, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू दिख गया तो ट्रू, क्या यहाँ पे एक भी ट्रू है, तो यहाँ लिख दूंगा ट्रू। अब यहाँ पे आते हैं, फॉल्स एंड ट्रू, एंड क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू होना चाहिए, क्या दोनों ट्रू है? नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और यहाँ की बात करते हैं, एरो की दुश्मनी पहले ट्रू फिर फॉल्स से, ये तो दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ओवरऑल आंसर क्या दिख रहा है तुमको भाई, और है, और बोलते हैं एक भी ट्रू तो ट्रू, देयरफॉर लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन उतारोगे यहाँ पे, फिर लिखोगे इज, आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, ट्रू। तो यहाँ पे खत्म हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपने एक्सरसाइज का भाई सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देख क्या लिखा है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नेगेशन का मतलब क्या था भाई, जो चीज लिखी है उसका उल्टा कर दो। अगर मैं बोलूंगा 2 + 2 4 होता है, तो तू बोलेगा 2 + 2 4 नहीं होता है, मतलब यही लिखना है भाई, किसमें, नेगेशन में। क्वेश्चन देख क्या लिखा है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। मैं क्या लिख दूंगा, पहले लिखते कैसे हो बता देता हूँ, द नेगेशन ऑफ
द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, भाई नेगेशन जो गिवन स्टेटमेंट है उसका नेगेशन में लिखने जा रहा हूं। तिरुपति इज, इधर लिखे तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, मैं बोलूंगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं भाई, ये तो बहुत इजी है। देख क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्या लिखा है? 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। भाई इसका उल्टा क्या है? बोल रहा है ना 3 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। मैं क्या बोल दूंगा? 3 इस इक्वेशन का रूट है। तो भाई ये क्या लिखूंगा सीधा? द, ध्यान देना, द नेगेशन ऑफ given statement, the negation of the, या दिया मत लिखो, the negation of given statement is, क्या लिख दूंगा सीधा? क्या लिखेंगे? वहां लिखा है 3 is not the root, मैं बोलूंगा 3 is a root of the equation x square प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। भाई ये तो बहुत इजी आंसर है। हाँ भाई बहुत इजी है। अब देख अगला क्वेश्चन, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो मैं बोलूंगा द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, अब बता देना भाई, तू ही बता दे इस बार आंसर, तो बता सकते हैं भाई तुम लोग? बोले हाँ भाई। 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बस हो गया। तो बोले भाई मैं थोड़ा सा ना मैथ्स ज्यादा पढ़ गया, तो मैं ये भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इज एन इररेशनल नंबर। क्या लिख सकता हूँ? हाँ ये भी लिख सकता है। कोई लिखेगा 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर तो भी सही है, कोई लिखेगा रैशनल की जगह इररेशनल तो भी सही है। ठीक है, तो जो भी लिख सकता है, तेरी मर्जी है, यहाँ पे आंसर का मार्क्स मिलेगा। पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, अरे भाई ये तो मैं लिख दिया। अब पॉलीगॉन एबीसीडी ई इज अ पेंटागन है, तो इज नॉट अ पेंटागन, है ना? मतलब तुझे लिखना कैसे, मैंने 3 क्वेश्चन में बता दिया। पहली स्टेटमेंट की लाइन क्या लिखी है? द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, फिर उसके बाद लिखेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या तू लिख सकते हैं यहाँ पे द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये हाँ ना, लिख सकते हैं ना। चल अब लास्ट क्वेश्चन, अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 + 3 ग्रेटर देन 5। अब एक चीज याद रखना, जब भी तू नेगेशन लिखेगा और स्टेटमेंट में ग्रेटर देन दिखा तो उसको तू बदल देगा लेस देन इक्वल्स टू में। क्या? ग्रेटर देन दिखा तो उसको किसमें बदलेगा? लेस देन इक्वल्स टू में। भाई अगर मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा तो क्या लिखूं? तो मैं बोला इसको लिख दे लेस देन। अगर इधर इक्वल नहीं है तो इधर इक्वल लगा देना, अगर इक्वल है तो इक्वल हटा देना। बहुत इजी है। अगर तेरे को क्वेश्चन में इक्वल दिखा तो उसको क्या कर देगा? नॉट इक्वल्स टू। या अगर कोई बच्चा इसे लिखेगा, देख मैं लिख के दिखाता हूं दोनों आंसर। द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या लिखेगा भाई? 7 + 3, उधर लिखा है ग्रेटर देन 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक बच्चा क्या करेगा? ग्रेटर देन को इसे कट कर देगा, ये भी सही है। लेकिन इससे अच्छा तो इसको इस तरह लिखना, ग्रेटर देन 5 नहीं मतलब लेस देन 5 होगा। नेगेशन कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं। तो हम लोग को या तो ये आंसर या तो ये आंसर, दोनों भी चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग की एक्सरसाइज यहाँ पर 1.1 खत्म हो गई है। अगली एक्सरसाइज में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फेयर बुक बनाना जिसके अंदर हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग हर एक चैप्टर को, पूरी बुक को एक बार वापस से प्रैक्टिस कर सके। तेरा जो एग्जाम होगा भाई सेमेस्टर का, यूनिट का, प्रीलिम्स का, उसमें तुझे जब रिवीजन करना होगा तो तेरे पास सारे चैप्टर के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तुझे बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे सिर्फ क्वेश्चन देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है। बार बार रिवाइज करोगे तो तुमको कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आएगा उतने अच्छे से तुम ये सब क्वेश्चन कर पाओगे। तुम्हारा काम क्या है?
भाई सबसे पहले एक फेयर बुक बनाऊंगा और सारे क्वेश्चन उसके अंदर एक बार लिखूंगा एकदम अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले ये काम कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ। वीडियो भले से लेंदी बनी है लेकिन पूरे चैप्टर को हम लोग ने, थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ, जिसके अंदर हम लोग पूरा 1.2 बेसिक्स के साथ कंप्लीट करेंगे। बाय।